नमस्कार, स्वागत है आपका अनादर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। पहली खबर में आज हम बात करेंगे वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर, और इस मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद मचा हुआ है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे मानसून के बदलते मिजाज से राहत और आफत के बीच में जो हालात बन रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि बीते कुछ समय से जैसी गर्मी पड़ रही है और मानसून भी इस साल सप्ताह भर पहले दस्तक दे रहा है, ऐसे में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो कुछ चीज़ें बिगड़ भी रही हैं। तीसरी खबर में बात मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रही हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं के बाद जनता के रिएक्शन को लेकर है। इस सूबे की जनता इन रिएक्शंस पर क्या एक्शन देती है? नेताओं का विरोध हो रहा है। चौथी और आखिरी खबर में हम बात करेंगे बीजेपी में चल रही बैठकों के दौर को लेकर। इन बैठकों के जरिए जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार करी जा रही है और इन्हीं रिपोर्ट्स के आधार पर नेताओं के टिकट भी तय होंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद आजकल सुर्खियों में। मंदिर में पूजा को लेकर दायर की गई याचिका और सर्वे करने पहुंची टीम को रोके जाने के बाद सामाजिक और सियासी पारा हाई हो चुका है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। आइए जानते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद और मंदिर को लेकर छिड़ी बहस पर क्या कहना है इतिहासकारों का, और आखिर कहाँ रखे गए हैं मंदिर के साक्ष्य। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर्वे को लेकर क्या कहना है शिकायतकर्ता और मुस्लिम समाज के अधिवक्ताओं का। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद इन दिनों खूब सुर्खियों में है। मामले में सभी राजनीतिक दल बहुत संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले में कोर्ट के आदेश पर अधिकृत तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन बीते 4 दिनों से श्रृंगार गौरी मामले में सर्वे को लेकर काशी के साथ देश का माहौल गर्म है। यहाँ सर्वे की वजह से सड़क से दिखने वाले ज्ञान व्यापी के हिस्से को हरे पर्दे और होर्डिंग से ढक दिया गया। सर्वे करने आई टीम के आते ही मस्जिद के बाहर असहज करने वाला शोर था। सर्वे करने पहुंची टीम को मस्जिद के बाहर जाने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हैं। तो उधर मामले में संत समाज ने भी इस पर नाराजगी जताई। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने वाराणसी में कहा कि जिन आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े, उनके वंशजों को संविधान और कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जाकर सर्वे न होने देना और वहां अराजकता की स्थिति पैदा करना इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो बैरिकेटिंग है, उस बैरिकेटिंग के बाहर कुछ टूटे फूटे पत्थरों का चबूतरा नुमा एक स्ट्रक्चर पाया गया। उसकी वीडियोग्राफी हुई और वीडियोग्राफी होने के बाद, इसमें काफ़ी समय भी लगा, वीडियोग्राफी होने के बाद में फिर वो कमिश्नर की टीम और वादीगण के अधिवक्ता कमिश्नर महोदय को लेकर के मस्जिद के प्रवेश द्वार के तरफ गए, जो प्रवेश द्वार उत्तर की तरफ है मस्जिद में। और वहाँ पर जा कर के वकील कमिश्नर ने कहा कि मुझे मस्जिद के अंदर जा कर के हमको वीडियोग्राफी करनी है। तो मैं वहाँ पहुँचा। हमने वकील कमिश्नर से बहुत ही संजीदगी से ये बात किया कि कोर्ट का कोई ऑर्डर इस बारे में आपको नहीं है कि आप मस्जिद के अंदर जा कर के वीडियोग्राफी कीजिए। बैरिकेटिंग के अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं है और कोर्ट ने इस तरह का कोई आदेश पारित नहीं किया है। लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि नहीं, मुझे ताला खुलवा करके और अंदर जाने के लिए हमको आदेशित किया गया। लिहाजा मैंने कहा कि 9130 नंबर कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या कहाँ पे लोकेट कर रहा है या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 9130 कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। लॉ में भी यही लिखा हुआ है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी या किसी अचल संपत्ति के बारे में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है तो उस संपत्ति का पूरा डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया जाए कि वो उस प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह से हो। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगी ज्ञान व्यापी मस्जिद दोनों के निर्माण और पुनर्निर्माण को लेकर कई तरह की धारणाएं हैं, लेकिन स्पष्ट और पुख्ता ऐतिहासिक जानकारी काफी कम है। दावों और किस्सों की भरमार जरूर है। आम मान्यता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वा दिया था और वहां मस्जिद बना दी गई, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखने समझने पर मामला इससे कहीं ज्यादा जटिल दिखता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तानों ने बनवाया था
और इसके लिए उन्होंने यहाँ पहले से मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तुड़वाया था। लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ना तो शर्की सुल्तानों की ओर से कराए गए किसी निर्माण के कोई साक्ष्य मिलते हैं और ना ही उनके दौर में मंदिर तोड़े जाने के। अगर कहीं धूल जमी हुई है तो धूल हटा के ही तो वीडियोग्राफी होगी। काफ़ी चीज़ों में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह दिख रहे हैं, जो हिंदू सभ्यता है उसके चिन्ह दिख रहे हैं, तो उस पर अगर धूल जमी हुई तो वीडियोग्राफर ने धूल हटा के उसकी वीडियोग्राफी कर ली। तो वो कह रहे हो ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है कि आप धूल हटाएंगे। अब कोर्ट के ऑर्डर में अगर हर एक चीज़ लिखी होगी तो ऐसा तो कभी कोई कमीशन हो ही नहीं सकता है कि आप धूल हटाएंगे, ये भी कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। लेफ्ट चलेंगे कि राइट चलेंगे, ये भी कोर्ट के ऑर्डर में लिखा होना चाहिए। तो ऐसे तो कभी किसी के कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा होता। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो किस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए थे, और अगर ये ऑर्डर उनके हिसाब से 9130 के लिए था नहीं, इस मस्जिद के लिए था नहीं, तो उनको हाई कोर्ट भी नहीं जाना चाहिए था। जब वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से उनकी पिटीशन रिजेक्ट हो गई, तब इस तरह की बेफिजूल की बातें की जा रही हैं। इनफैक्ट बातें यहाँ की जा रही है कि मस्जिद में आप इस गेट से जाएंगे, ये भी ऑर्डर में नहीं लिखा। जहाँ तक विश्वनाथ मंदिर के निर्माण का सवाल है तो इसका श्रेय अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल को दिया जाता है, जिन्होंने साल 1585 में अकबर के आदेश पर दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से कराया था। वाराणसी स्थित काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग में प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर राजीव द्विवेदी कहते हैं, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा टोडरमल ने कराया। इसके ऐतिहासिक प्रमाण है और टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण भी कराए हैं। एक बात और, यह काम उन्होंने अकबर के आदेशों से कराया। यह बात भी ऐतिहासिक रूप से पुख्ता नहीं है। राजा टोडरमल की हैसियत अकबर के दरबार में ऐसी थी कि इस काम के लिए उन्हें अकबर के आदेश की जरूरत नहीं थी। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर का पौराणिक महत्व तो बहुत पहले से ही रहा है, लेकिन बहुत विशाल मंदिर यहाँ उससे पहले रहा हो, यह इतिहास में प्रामाणिक तौर पर कहीं दर्ज नहीं है। यहाँ तक कि टोडरमल का बनवाया मंदिर भी बहुत विशाल नहीं था। दूसरी ओर इस बात को ऐतिहासिक तौर पर भी माना जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण मंदिर टूटने के बाद ही हुआ और मंदिर तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने ही दिया। राजा टोडरमल ने बनवाया था मंदिर। साल 1585 के करीब कराया गया था मंदिर का निर्माण। अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने बनवाया था मंदिर। टोडरमल ने अकबर के आदेश पर बनवाया था काशी का मंदिर। दक्षिण भारत के विद्वान नारायण भट्ट की मदद से बनवाया मंदिर। राजा टोडरमल ने इस तरह के कई और निर्माण कराए थे। उधर ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यही माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन-ए-इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बात के हैं। हालांकि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मंदिर अकबर के जमाने में बना था, लेकिन औरंगजेब ने मंदिर को तुड़वा दिया था क्योंकि वो दीन-ए-इलाही को नकार रहे थे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो ऐसा नहीं है, यह मंदिर से बिल्कुल अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि यहाँ कुआं है और उसमें शिवलिंग है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। साल 2010 में हमने कुएं की सफाई कराई थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मस्जिद को लेकर गफलत। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कर रही मस्जिद की देखरेख। संस्था के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन का कथन, अकबर ने ही कराया था ज्ञानवापी मस्जिद का भी निर्माण। नए मजहब दीन-ए-इलाही के तहत हुए थे दोनों निर्माण। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद के दस्तावेजी साक्ष्य बात के हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर मामले में दावे का समर्थन करने वाले विजय शंकर रस्तोगी कहते हैं कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान तो जारी किया था, लेकिन उन्होंने मस्जिद बनाने का फरमान नहीं दिया था। रस्तोगी के मुताबिक मस्जिद बाद में मंदिर के ध्वंसावशेषों पर ही बनाई गई है। मस्जिद बनाए जाने के ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकार प्रोफेसर राजीव द्विवेदी कहते हैं कि मंदिर टूटने के बाद यदि मस्जिद बनी है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा उस दौर में कई बार हुआ।
यानी मस्जिद अकबर के जमाने में दीन इलाही के दर्शन के तहत बनाई गई या औरंगजेब के जमाने में, इसको लेकर जानकारों में मतभेद है। वाराणसी का काशी ये तो थी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर इतिहासकारों की मत। अब बात मंदिर के ध्वस्त होने की। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर आज जो शोर शराबा हो रहा है, 353 साल पहले इस इलाके में इस दौर से भी ज्यादा शोर था। औरंगजेब की सेना ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के लिए इस क्षेत्र को घेर लिया था। सैनिकों के हाथों में तलवारें थी और मंदिर को छोड़कर भागते लोगों की चीख है। तब एक पुजारी ने हिम्मत दिखाई थी। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए उसने पूरा जोर लगा दिया था। तो सबसे पहले समझते हैं पूरा घटनाक्रम आखिर है क्या। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी किया। उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, लेकिन इसमें विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग पर आज तक नहीं आई, क्योंकि उस दिन भगवान की रक्षा मंदिर के महंत कर रहे थे। हमलावर सेना को आता देख महंत शिवलिंग को लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए। हालांकि 353 साल पुराना ज्ञानवापी कुंड पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। ज्ञानवापी कुंड की तस्वीर पहली बार वर्ष 1900 के आसपास कैमरे में कैद की गई और इस कहानी का जिक्र लंदन के KMA शेरिंग की किताब सेक्रेट सिटी ऑफ द हिंदूज में भी है। 1880 के दौर में खींची गई तस्वीर भी सामने आई है। इस तस्वीर में काशी विश्वनाथ मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज की पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तस्वीर के दाहिने हिस्से में विशाल नंदी की मूर्ति को देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड से ठीक पीछे ऊपर की ओर देखने पर मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है। हालांकि सर्वे को लेकर अब इलाके में माहौल गर्म हो चुका है और प्रशासन ने स्थिति कंट्रोल करने के लिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ IB की टीमें पूरे इलाके में तैनात कर दी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और PAC को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा आज भी रखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुराना नक्शा ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा जेम्स प्रिंसेप के इस नक्शे में अंग्रेजी में लिखा है महादेव। महादेव के चारों तरफ बने हैं दूसरे भगवानों के मंदिर। श्रृंगार गौरी केस भले ही कुछ ही महीने पहले का हो, लेकिन इसकी बुनियाद 1669 से जुड़ी है, जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान दिया था। हालांकि मंदिर और मस्जिद को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग मत हैं और अब ये कोर्ट को तय करना है कि किसका पक्ष कितना मजबूत है। मुस्लिम पक्ष का, जिन्होंने मंदिर के ढांचे को ढक दिया, या फिर हिंदू पक्ष का, जो काशी विश्वनाथ की प्रतिमा की पूजा करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भारत में मानसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द मौसीम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम। 3000 ईसा पूर्व उपनिषद में भी मानसून का उल्लेख मिलता है। उपनिषद में बताया गया कि मानसून के बादल किस तरह से निर्मित होते हैं। भारतीय खगोल शास्त्री वारामिहिर ने 500 ईस्वी में अपनी पुस्तक वृहत संहिता में वायुमंडल की प्रक्रियाओं की जानकारी दी थी। आधुनिक युग में वर्ष 1636 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हेली ने भारतीय मानसून के बारे में वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1785 में कोलकाता और 1796 में मद्रास में मौसम शोध केंद्र स्थापित किया था। 1875 में तत्कालीन ब्रिटिश शासन ने भारत मौसम केंद्र की स्थापना की। स्वतंत्रता के बाद भारत में मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए अनेक मौसम केंद्र खोले गए। भारत में कई सैटेलाइट भी लॉन्च हुए। इस समय 3 सैटेलाइट मानसून की जानकारी दे रहे हैं। भारत की खेती मानसून पर निर्भर है, इसलिए एक तरह से देखा जाए तो भारत को भोजन मानसून से मिलता है, क्योंकि मानसून के पानी पर कृषि निर्भर करती है। लेकिन भारत के बच्चे बच्चे को मानसून से राहत मिलती है। जब गर्मी में तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, उस समय जून के दूसरे सप्ताह में मानसून की बूंदें शरीर और आत्मा को राहत देती हैं।
इस बार 21 मई को मानसून पहुंचने की संभावना है, इसलिए सभी को राहत की उम्मीद है। मानसून के जल्द पहुंचने की भविष्यवाणी यूरोप के मौसम केंद्र ने की है। भारत की खेती मानसून पर निर्भर, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मानसून का इंतजार। जून के दूसरे सप्ताह तक पहुंचता है मानसून। केरल में मई में ही पहुंच जाता है। मानसून पहुंचते ही मिलती है गर्मी से राहत। इस बार मानसून समय पर पहुंचने की संभावना है। केरल में यह समय से 10 दिन पहले भी पहुंच सकता है। 3 संस्थाओं ने अलग अलग भविष्यवाणियां की हैं। स्काईमेट वेदर सर्विसेज और भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून समय पर आएगा। यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का कहना है कि मानसून 20 से 21 मई के बीच भी आ सकता है। बंगाल की खाड़ी में बदलाव को इसका कारण बताया गया है। इस बार ज्यादा गर्मी होने के कारण मानसून का बेसब्री से इंतजार है। 10 दिन पहले मानसून की संभावना। केरल में 10 दिन पहले पहुंच सकता है मानसून। 3 एजेंसियों ने अलग अलग भविष्यवाणी की। मौसम विभाग और स्काईमेट का अनुमान एक सा, यूरोपियन सेंटर का अनुमान थोड़ा अलग। 15 जून तक पूरे देश में छा जाएगा मानसून। भारत का मानसून दुनिया में सबसे अलग है, क्योंकि इसका मिजाज दुनिया के दूसरे सिस्टम से जुदा है। यहाँ जल से स्थल की ओर चलने वाली हवाएं मानसूनी बादल साथ लाती हैं। ऊंचाई पर पहुंचकर यह बादल ठंडे होते हैं और मानसूनी बारिश होती है। गर्मी के मौसम में जब तापमान बेतहाशा ऊंचाई पर पहुंच जाता है, उस समय समुद्र में मानसूनी बादल बन जाते हैं। मानसूनी बादलों से भरी हवाएं धरती की तरफ चलती हैं और पानी गिरता है। समुद्र और धरती के तापमान की भिन्नता की मानसूनी बादलों को खींचता है। भारत का मानसून दुनिया में सबसे अलग। कृषि का भविष्य करता है मानसून का मिजाज। तापमान की भिन्नता की वजह से बदलता है मानसून। भारत में मानसूनी मौसम में सबसे ज्यादा बारिश होती है। बेतहाशा तापमान से राहत दिलाता है मानसून। अरब सागर का मानसून केरल के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, इसलिए सबसे पहली मानसूनी बारिश यहीं होती है। मानसून का दूसरा सिस्टम बंगाल से आता है। बंगाल की खाड़ी से उठा मानसून पूर्वोत्तर से प्रवेश करता है। दोनों सिस्टम सक्रिय होते ही पूरे देश में मानसून छा जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप और मेडागास्कर की हवाएं भी मानसून को प्रभावित करती हैं। यह हवाएं कम दबाव के क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यह हवाएं अपने साथ बादल भी लेकर आती हैं। मानसून सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी सक्रिय होता है, लेकिन यहाँ इसका असर कुछ खास नहीं होता। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आता है मानसून। दोनों सिस्टम सक्रिय होने के बाद देश पर छा जाता है। अफ्रीकी महाद्वीप और मेडागास्कर का भी प्रभाव। यहाँ की हवाएं करती हैं मानसून को प्रभावित। यह हवाएं अपने साथ बादल लेकर आती हैं। मानसून भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की जीडीपी का बड़ा हिस्सा कृषि से आता है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए मानसून में कमी का प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मानसून अच्छा रहे तो बाजार में बूम देखने को मिलता है। बम्पर उपज होने से किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरती है, लेकिन मानसून की बेरुखी किसानों को मायूस कर देती है। भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है मानसून। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि मानसून पर निर्भर करती है, इसलिए मानसून में कमी कृषि पर असर डालती है। कम उत्पादन से अर्थव्यवस्था पर असर होता है। मानसून ने भारत की कृषि को अपनी जकड़ में लेकर रखा है, लेकिन मानसून के कारण भारत में पानी की व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मानसून का जल साल भर भारतवासियों की प्यास को बुझाता है, इसलिए भारत के लोगों के भोजन और पानी के लिए मानसून अनिवार्य है। अल नीनो के प्रभाव के कारण मानसून पर कुछ असर पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में औसत बारिश कम हो रही है। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग भी है।
लेकिन फिर भी मॉनसून का मिजाज बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 का समय जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जनता भी नेताओं से सवाल करने लगी है। हाल ही में खरगोन में सांप्रदायिक दंगों और सिवनी की मॉब लिंचिंग की घटनाओं से प्रभावित और क्षेत्रीय लोगों में जिस तरह का गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो आने वाले चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रति भरे गुस्से के रूप में निकल सकता है। यही चिंता दोनों राजनीतिक दलों को है। इसके साथ ही सोशल मीडिया के सहारे इन घटनाओं के वीडियो जिस तेजी से वायरल हो रहे हैं, उसने राजनीतिक दलों की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है और ये भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए चुनौती बन सकती है। तो एक्शन में जनता किस तरह से इससे निपटती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यकों और आदिवासियों पर सियासत तेज हो गई है। पहले खरगोन में कांग्रेस नेताओं को जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, फिर सिवनी में भाजपा के प्रतिनिधि मंडल पर गुस्सा निकला। सिवनी में सरकार की कार्रवाई के बीच भाजपा ने जांच के लिए अपना दल भेजा, जो मॉब लिंचिंग में पहली बार गया। दल रविवार को मृतकों के परिजनों से मिलने पहुंचा, लेकिन आदिवासी संगठनों के हंगामे के चलते एक साथ नहीं मिल सका। बाद में एक एक सदस्य मिले। इस दौरान सरकार विरोधी नारे भी लगे। लोगों का कहना था कि मामा बुलडोजर कब चलाओगे। इसके साथ ही जनता ने सांसद संपतिया उइके को गोंगपा नेताओं ने बोलने नहीं दिया। सबसे पहले समझते हैं 5 सालों में सामने आए मुख्य मामले। नीमच, रायसेन और विदिशा में साल 2019 में हुई घटना। मोर चोरी की शंका में हुई 3 घटनाओं में 2 की मौतें। धार के तिरला गांव में वर्ष 2020 में 6 लोगों को जमकर पीटा गया। बच्चा चोरी के शक में हुई 6 लोगों की पिटाई, 1 की हुई मौत। सतना के अमगार गांव में गौ हत्या की शंका में 2 युवक पीटे गए। इस मॉब लिंचिंग में 1 युवक की मौत हो गई। सिंगरौली में 2018 में एक बुजुर्ग महिला को जमकर पीटा गया। बच्चा चोरी की शंका में भीड़ ने घेरकर महिला को मार डाला। साल 2017 और 2018 के बीच करीब 7 घटनाएं हुई। राजधानी भोपाल में भी बच्चा चोरी के शक में युवक को पीटा गया। ग्वालियर जिले के धर्मपुरा गांव में वर्ष 2021 में हुई थी घटना। पंचायत के सामने 2 लोगों को भीड़ ने पीटकर मार डाला था। करके गंभीरता के साथ जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने जाकर बात की है और अच्छे तरीके से बात की। कांग्रेस झूठ छल कपट करके भ्रम फैला करके मध्य प्रदेश का वातावरण नहीं बिगड़ने दिया जाएगा और मैं किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। और जो बिगाड़ने वाले लोग होंगे ना, इनको ठीक करेंगे। जो ऐसे लोग हैं जो वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, जो आप लोगों को भी इस प्रकार की चीजें देते हैं, मेरे को लगता है इन चीजों के बारे में तथ्यात्मक उस पर थोड़ा जाना चाहिए। हालांकि इससे पहले कांग्रेस दल को भी नाराज परिजनों ने वापस लौटा दिया था। इस बीच सोमवार को कांग्रेस के साथ आदिवासी संगठनों ने सिवनी बंद का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि सिवनी घटना की रिपोर्ट जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को देंगे। वे बाहर हैं, वहां लोगों के पास पूरे प्रमाण हैं। फोटो है कि बजरंग दल के लोग थे, उनके जिला अध्यक्ष के साथ फोटो भी है। हालांकि जनता की नाराजगी पर कांग्रेस सफाई देती नजर आई है। सिवनी में गरीब आदिवासियों की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उनके और उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े हुए लोगों की संलिप्तता पाई जाती है। आज लाखों की संख्या में वहाँ पर जो है आदिवासी भाई पूरे देश भर से वहाँ पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं और न्याय की गुहार लगाने के लिए मजबूर हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चाहे वो इंटेलिजेंस फेलियर हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार देश भर में फेल होती जा रही हैं और मध्य प्रदेश में भी
इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह विफल है। तो जहां एक और दोनों दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं जनता की इस मुखरता ने दोनों दलों के होश उड़ा दिए हैं। जाहिर है कि जनता के मनोविज्ञान को समझने और उसके हिसाब से काम करने के लिए दोनों दलों को मशक्कत करना होगी। बहरहाल देखना होगा कि जनता का मनोविज्ञान पहले कौन समझ पाता है और किसकी नैया पार होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। खास खबर खास नजर में आप आज इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।